धाराशिव जिले में स्थित था ये भूमगढ़ नाम का राज्य, जहां महाराज धनाजी राव और महारानी सत्वशीला राज्य करते थे। राजा के दो बेटे थे। एक बड़े बेटे युवराज विक्रम, जो महाराज का बायां हाथ था, और छोटे बेटे युवराज यशवंत, जो महाराज का दायां हाथ था। बचपन से ही शांत, संयमी और निर्भीक था। दरबार भरा हुआ था। तभी मंत्री दत्ता खड़े होते हैं और कहते हैं, महाराज, एक किसान और साहूकार आए हैं। ठीक है, उन दोनों को जल्दी से जल्दी अंदर बुलाओ। सुनो, तुम दोनों, तुम्हारी जो कोई तकलीफ है तो महाराज को बताओ। महाराज को नहीं, दोनों युवराज को बताओ। न्याय ये दोनों करेंगे। युवराज, साहूकार ने मेरी सारी चीजें छीन ली है। ये सब झूठ है। इसने हमें रहने के लिए घर तक नहीं रखा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो साहूकार, हम तुम्हें जरूर न्याय दिलाएंगे। पर युवराज। खामोश। युवराज के बीच में बोलने की गुस्ताखी मत करो। चलो, हमारे साथ कुछ मंत्री, चलो। न्याय तो हम ही नहीं किया होता पिताजी, मगर यशवंत को भी तो मौका मिलना चाहिए, उसे ही जाने दो। राजकुमारी अपने कमरे में बहुत गुस्से में बैठी होती है। तभी महाराज वहां आते हैं। क्या हुआ बेटा? राजकुमारी यशोधरा इतनी गुस्से में, हमसे कोई भूल हुई है क्या? पिताजी, हम बहुत गुस्सा हैं। याद है आपने हमें बिल्ली लाकर दी थी? वो बिल्ली भाग गया। पिताजी, आप हंस रहे हैं। हमें अभी के अभी नई बिल्ली लाकर दीजिए। बस इतनी सी बात, हम आपको नई सौ बिल्लियां लाकर देंगे। युवराज यशवंत किसान और मंत्री के साथ साहूकार के घर जाते हैं। युवराज, आप छोटे हैं। आपके निर्णय पर मेरी जिंदगी टिकी है। क्या तुमने साहूकार को कोई सोने की चीज दी थी, जैसे अंगूठी और उसकी जरूरी निशानी? हाँ युवराज, मेरे जिंदगी भर की कमाई का सोने का हार, जिस पर मेरी बेटी ने प्यार से लाल नकली मोती लगाया है। ए किसान, तुम यही रुको, शायद उसकी पत्नी तुम्हें पहचान ले। युवराज के निर्णय पर भरोसा रखो, हम दोनों जाते हैं को। अरे आप दोनों कौन हैं? कैसे आए? नमस्ते माताजी, हम युवराज यशवंत हैं। युवराज, आप हमारे घर? हम राजकुमारी यशोधरा के लिए एक सोने का हार ढूंढ रहे हैं, जिस पर लाल रंग का नकली मोती लगा हो। अगर आपके पास ऐसा हार होगा तो हम आपको 100 एकड़ जमीन देंगे। सोच लीजिए। मैं अभी देख कर आती हूँ, शायद किसी ने कुछ गिरवी रखा हो। साहूकार की पत्नी अंदर जाती है। थोड़ी देर में हाथ में कुछ लेकर वापस आती है। युवराज, ये तो वही हार है। युवराज, आपने कहा था कि आप 100 एकड़ जमीन देने वाले हैं। मंत्री जी, इन्हें हमारी 100 एकड़ जमीन दे दी जाए और इनके पति का हमारे तया खाने में अच्छे से बंदोबस्त किया जाए। चलिए, हम चलते हैं। साहूकार की पत्नी को कुछ समझ नहीं आता। समय बीतने लगा। 21 साल बाद युवराज विक्रम के घोड़े का आवाज पूरे राज्य में गूंजने लगा। अरे विक्रम, कहाँ गए थे तुम? दिन भर बाहर ही घूमते रहते हो। विक्रम नहीं, राजकुमार विक्रम। अपनी तमीज मेरा हो समझे। आइंदा से मुझे अपनी शक्ल मत दिखा। ऐसे बन गए थे युवराज विक्रम, हमेशा गुस्सा और मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं। महाराज, विक्रम राजा बनने के बिल्कुल लायक नहीं है। उसने मुझे थप्पड़ मारा। आपसे कभी राजा मत बनाइए। हमारे भतीजे सूर्यभान, विक्रम का स्वभाव ही ऐसा हो गया है, जो प्रजा के लिए बिल्कुल योग्य नहीं है। आप एक प्रतियोगिता कीजिए, जो भी प्रतियोगिता जीतेगा वही बनेगा वारिस। तुम सही कह रहे हो,
हम भी युवराज यशवंत को ही राजा बना देखना चाहते हैं। वही योग्य है विक्रम, नहीं। ये हाथी विक्रम का है, उनकी बुराई सुन नहीं सकता, इसलिए गुस्सा है। शायद तुमने हमें अच्छा उपाय दिया है। अपनी खूबसूरती से चांद को मात देने वाली राजकुमारी। वो जानती है कि कब अदब से बात करनी है और कब गुस्से से। दासी, दासी, कहाँ हो? क्या हुआ राजकुमारी यशोधरा? इतनी गुस्से में क्यों हैं आप? आपको कोई परेशानी? बताइए राजकुमारी। हमारी अंगूठी नहीं मिल रही। अगर तुमने लिए तो प्यार से हमें दे दो, जब तक हम गुस्सा नहीं होते, वरना अंजाम बुरा होगा। नहीं राजकुमारी, हमें ऐसी कोई अंगूठी नहीं मिली। निकल जाओ हमारे आंखों के सामने से। दोबारा अपना मुंह न दिखाओ। दासी उदास होकर चली जाती है। भूमगढ़ के दो मजबूत स्तंभ, एक अन्याय का काल तो दूसरी न्याय की मशाल। रास्ते में दो गरीब पति पत्नी उदास बैठे होते। यशवंत और यशोधरा वहां जाते हैं। क्या हुआ काका, काकी, आप उदास क्यों हो? बेटा, कर्ज में डूबने के कारण हमें घर नहीं रहा, ना ही हमने कुछ खाया है। काकी, अपनी आंखों में आंसू मत लाइए। जब तक आपका ये बेटा आपके पास है, तब तक भूमगढ़ में कोई दुखी नहीं रहेगा। सुनो सिपाहियों, जल्दी से जल्दी इन दोनों के रहने का बंदोबस्त किया जाए। हमारी मदद करने खुद भगवान आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमारी के एक इशारे पर सिपाही अपने हाथों में पैसों से भरी थैली लाता है। राजकुमारी थैली उस महिला को दे देती है। भैया, रहने का इंतजाम तो कर ही देंगे, लेकिन इस छोटी सी भेंट से आपके खाने का भी इंतजाम हो जाएगा। धन्यवाद राजकुमारी। आपका और युवराज का उपकार हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। चलिए भैया, चलते हैं। क्या हुआ भैया? गुस्सा जितना नाक पर रहता है, दया उतनी ही तुम्हारी खून में है। क्यों यशोधरा? आपकी तलवार की ढाल और मेरे शब्दों की ललकार, यही तो हमारे साम्राज्य की ढाल है। हम एक चीज में आप सबकी राय लेना चाहते हैं। आपके हिसाब से राज्य का वारिस किसे घोषित करना चाहिए? महाराज, हमारी राय यह है, आपको युवराज यशवंत को ही नया राजा घोषित करना चाहिए। वो वीर है, पराक्रमी है और सबसे महत्वपूर्ण, वो प्रजा से जुड़े हुए हैं। हाँ महाराज मंत्री, दानियल बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें भी यही लगता है कि सिंहासन के लिए युवराज यशवंत ही योग्य है। हम ऐलान करना चाहते हैं कि राज्य की जिम्मेदारी नए हाथों में सौंपने का वक्त आ चुका है। हम एक परीक्षा लेने वाले, जिसमें विक्रम, यशवंत और हमारी बेटी यशोधरा भी होंगी। इन तीनों में जो भी अपनी बुद्धि से मुकाबला जीतेगा, उसे ही साम्राज्य की बागडोर सौंपी जाएगी। मुकाबला बिल्कुल पारदर्शिता से होगा, कोई भेदभाव नहीं। माफ कीजिए महाराज, पर राजकुमारी मुकाबला जीत गई तो क्या वह महारानी बनेगी? ओ मंत्री, अपनी तमीज में रहो। हम महाराज की बेटी है तो यकीनन हम महारानी बनेंगे। बस बहस बंद करो और अपने आप को सिद्ध करो। इन सब में यशवंत बिल्कुल शांत थे। राजा उन तीनों की परीक्षा लेने के लिए उन्हें जंगल ले गया। तीनों में से किसी के चेहरे पर चिंता नहीं दिख रही थी। उनसे ज्यादा तो राजा चिंतित था। आखिर वारिस बनेगा कौन? क्या तुम तीनों परीक्षा देने के लिए तैयार हो चुके हो? महाराज, इसमें परीक्षा देने की कौन सी बात है? हम बड़े हैं, आम ही राजा बनेंगे। विक्रम, तुम बड़े हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ही राजा बनोगे। तुम में से जो परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, वही बनेगा राजा। तभी आत्मानंद महाराज वहां आते हैं। मैं आत्मानंद महाराज, मैं ही तुम तीनों की परीक्षा लेने वाला हूँ। क्या तुम तीनों तैयार हो? नमस्ते महाराज, यशवंत का प्रणाम स्वीकार कीजिए। जरूर बेटा यशवंत, हमें तुम्हारा स्वभाव बेहद पसंद आया। तभी राजकुमारी सोचने लगती है, हम राजकुमारी हैं, हम क्यों करें नमस्कार। महाराज, आपकी परीक्षा शुरू कीजिए। इनके गुण हमारे मंत्री सूर्यदेव तय करेंगे। जो हुकुम महाराज। ठीक है, मेरा पहला सवाल ये है, आपके हिसाब से कौन सी चीज है जो सबसे वेगवान है? सबसे तेज, सबसे बेगवान है हमारा अरबी घोड़ा पवन। उससे तेज को
सबसे तेज इंसान का मन है, जो क्षण में कहीं से कहीं पहुंच जाता है। राजा को यशवंत के उत्तर की आशा होती है, लेकिन सबसे तेज दौड़ने वाला चूहा है जिसके पीछे बिल्ली लगी हुई है। यशवंत, ये कैसा जवाब हुआ? क्या तुम अपने जवाब पर स्थिर हो? हाँ महाराज, हम हमारे उत्तर पर स्थिर है। ठीक है, मेरा अगला सवाल है कि इंसान का सबसे बड़ा शत्रु कौन सा है? इंसान का सबसे बड़ा शत्रु सुबह जल्दी उठना। हिसाब से सबसे बड़ा शत्रु होता है दूसरे देश का राजा। अब आपका तीसरा और आखिरी सवाल, सबसे मीठा क्या है? सबसे मिट्टी करेले की सब्जी होती है, मैंने खुद खाकर देखी है। सबसे मीठी होती है दोपहर की नींद। हम रपेट लगाकर आते हैं, तब सो जाते हैं, बहुत मीठी नींद आती है। सबसे बेटी इंसान की वाणी होती है, जिससे पूरी दुनिया जीती जा सकती है। महाराज, मेरी माँ ने तो इन तीनों में से किसी को राजा मत बनाओ। असल बात पर आए तो युवराज यशवंत वीर पराक्रमी शांत है। यशोधरा तीरंदाजी में माहिर है और उन्हें गुस्सा बहुत आता है। विक्रम बेहद शक्तिशाली है, वो बैल को भी गिराते हैं। इस परीक्षा के निकाल में यशोधरा वारिस कहलाती है। पारदर्शिता से जाए तो राजकुमारी जीत गई है। अब आगे आप महाराज, इनकी परीक्षा हो चुकी। ठीक है, हम ऐलान ये करते अब हैं निर्णय कि आपका। भूमगढ़ राज्य की नई महारानी राजकुमारी यशोधरा ही होगी। महाराज, आपका निर्णय हमें कदापि मंजूर नहीं है। बड़े बेटे के होते हुए परीक्षा लेना ही एक बड़ी भूल थी। हम ये निर्णय नहीं मानते। हम महाराज धनाजी राजे, हमारा निकाल ही अंतिम निकाल कहलाएगा। हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम भी विक्रम है, देखते हैं कैसे हमें राजा नहीं बनाते। दूसरे दिन दरबार में पूरा सन्नाटा होता है। सबको इंतजार होता कि नया महाराज कौन होगा। हम जानते हैं कि आप सब किसका इंतजार कर रहे हैं। तीनों की परीक्षा हो चुकी है। आपको निर्णय महारानी सत्वशीला बताएगी। हम जानते हैं कि निकाल सुनकर आप सबको हैरानी हो सकती है, लेकिन हमें निकाल बताते हुए बेहद गर्व हो रहा है कि भूमगढ़ की नई महारानी है यशोधरा। राजकुमारी, आगे आइए। मैं यशोधरा ये शपथ लेती हूँ कि मेरा हर कदम भूमगढ़ की भलाई के लिए होगा। जैसे सूरज अपनी चमक नहीं छोड़ता, वैसे आप सबका साथ नहीं छोड़ूंगी। यशवंत भैया, ये सब क्या है? इतने हास्यास्पद उत्तर क्यों दिए? मूर्ख बने रहना कभी कभी समझदार होने से ज्यादा आसान होता है यशोधरा। मजाक छोड़ो यशवंत भैया, तुमने जानबूझकर गलत जवाब दिए। भैया, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? मैं सही कह रही हूं ना? विक्रम, हम दोनों से बड़े हैं तो राजा उन्हीं को बनना चाहिए। बात बड़े या छोटे की नहीं है। विक्रम भैया सिंहासन के बिल्कुल योग्य नहीं है। मैं अभी महाराज को जाकर बताती हूँ कि आपको राजा बनाए और मुझे मंत्री। यशोधरा, ऐसा मत करो, रुक जाओ। महाराज धनाजी राव और महारानी सत्वशीला महल के बगीचे में बैठे होते हैं। तभी राजकुमारी यशोधरा वहां आती है। महाराज, महारानी, मुझे आप दोनों से बहुत जरूरी बात करनी है। राजकुमारी, आप इस समय यहाँ, वो भी आपका तीरंदाजी का अभ्यास छोड़ के, क्या बात करनी है आपको? हमें कोई सिंहासन नहीं चाहिए और वारिस भी नहीं बनना। मुझे माफ कर दो पिताजी। ये क्या कर रहे हो बेटा आप? सिंहासन नहीं चाहिए। हमारे दोनों बच्चे ऐसे कैसे हो सकते हैं? एक वो है जो सिंहासन के लिए ही लड़ता रहता है। महाराज, हमारी बेटी ने तो हमें निरुत्तर कर दिया। उसने सिंहासन को नहीं ठुकराया, उसने साम्राज्य की रक्षा का भार कंधों पर लिया है। सच कहा महारानी। यशोधरा के रगों में सिर्फ राजपुत्री का खून नहीं, एक निस्वार्थ योद्धा का साहस है। उसने वो कर दिया जो बड़े बड़े सुरमा भी नहीं कर पाते।
तो अब प्रजा तो वारिस का इंतजार कर रही है। अगर यशोधरा सेनापति बनना चाहती है तो फिर इस गद्दी का हकदार सिर्फ यशवंत है। यशवंत के पास धैर्य है, वो दूरदृष्टि है जो एक राजा में होनी चाहिए। यशोधरा भूमगढ़ की तलवार बनेगी और यशवंत इस साम्राज्य का कवच। इन दोनों का साथ होना ही भूमगढ़ का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। तय रहा, कल सूर्योदय के साथ यशवंत का राज्य तिलक होगा। यशवंत बनेगा भूमगढ़ का राजा और यशोधरा बनेगी उसकी सबसे बड़ी शक्ति। हम राजकुमारी ये ऐलान करते हैं कि आज से राज्य के नए महाराज युवराज यशवंत होंगे। हम ये निर्णय किसी के दबाव में आकर नहीं खुद से ले रहे हैं। ये पर राजकुमारी, अचानक इतना बड़ा निर्णय हमने बहुत सोच समझकर लिया है। इसमें ही प्रजा की भलाई है। युवराज यशवंत राजे भूमगढ़ के नए महाराज बनते हैं और भूमगढ़ की विकास की ओर भारी कदम उठाने लगते हैं।